नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी चैनल पे। तो ट्रेनीज, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये है ITF फिटर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। आज हम क्वेश्चंस अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हुए करेंगे क्वेश्चन नंबर 166 से लेके 190 से। अभी तक जो आपका चैप्टर चल रहा था वो था असेंबली, ठीक है, सेमेस्टर थर्ड में ही है अभी हम। तो अभी जो आपका है नया चैप्टर शुरू हो रहा है गेजेस। तो इसी जो नया चैप्टर हमारा लगा रहा है गेजेस, इसके क्वेश्चन नंबर 166 से लेके 190 तक हम सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट्स के साथ अपने तरीके से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 166 से। तो देखिए, आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन में कहता है विच बियरिंग मटेरियल हैज पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता कम होती है। ठीक है, ये जो चैप्टर है मैंने इसके क्वेश्चंस देखे पहले। तो इसमें एक चीज़ आपको बता दूं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बियरिंग्स से। बियरिंग्स क्या होती है, कैसे काम करती है, जनरल बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग्स, एक्सियल लोड, रेडियल लोड, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा आपको इस वीडियो में हम क्लियर करने का पूरा प्रयत्न मेरा रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखें, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन से बियरिंग मटीरियल में पुअर थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो ये होता है लैमिनेटेड फिनोलिक्स में। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बियरिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। एक फिगर मैं आपको दिखाऊंगा, इससे आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि बियरिंग्स क्या होती हैं। देखिए, ये बियरिंग आपने आई होप पंखे में देखी होगी। इस तरह की बियरिंग पंखे में लगी रहती है, साइकिल्स में आपने देखी होगी, ठीक है। बियरिंग का बेसिकली काम क्या होता है, जैसे आपने साइकिल में भी देखा होगा बचपन में। जैसे साइकिल में कहते थे ना गोलियां कट गई हैं, या बॉल बियरिंग्स होती है। जैसे टायर है, यहाँ पे इस तरह से एक्सल निकल के तो ऊपर साइकिल के फ्रेम में अटैच हो जाता था, और यहाँ पे फिर इस तरह से इसमें फिर टायर लगा रहता है, ठीक है, बियरिंग्स में। तो बियरिंग बेसिकली क्या करती है, जो शाफ्ट है ना हमारी, उसको रोटेट करने में मदद करती है, उसको सपोर्ट करती है। क्योंकि अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो उसको आप पकड़ेंगे कैसे। अब शाफ्ट को पकड़ना तो है ना। अब जैसे टायर है, उसको आपको पकड़ना भी है और उसको मूवमेंट भी कराना है। तो कैसे संभव है, जो उसके लिए हम बियरिंग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत कॉमन बियरिंग है, बॉल बियरिंग आजकल बहुत कॉमन हो गई है, पंखों में यूज़ होती है, आपने अपनी साइकिल्स में देखा होगा बचपन में। तो बियरिंग का बेसिक पर्पस ये होता है। अब क्या होता है कि जब कभी ये मूव करती है, जैसे ये वाला पार्ट तो फिक्स रहता है, ठीक है, और ये वाला जब मूव करता है तो उसमें क्या होता है, हीट उत्पन्न होती है। तो वो उस हीट का डिसिपेट होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बियरिंग हमारी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसी बियरिंग का मटेरियल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। अगर थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी, ऊष्मीय चालकता कम होगी, तो क्या होगा, वो अपनी ऊष्मा को इधर उधर नहीं भेज पाएगा तो उसी में इकट्ठी होती रहेगी, और जो हमारी बियरिंग है वो गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है लैमिनेटेड फिनोलिक्स। लैमिनेटेड फिनोलिक्स की जो आपकी बियरिंग बनेगी, उनकी ऊष्मीय चालकता बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीप ग्रूव टाइप ऑफ बॉल रेसेस प्रोवाइडेड इन द बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूव्स वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है आपके सामने, झटके झेलने के लिए, ऑप्शन बी है जनरल लोड ले जाने के लिए, ऑप्शन सी है अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए, ऑप्शन डी है रेडियल लोड का सामना करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर है एक्सियल थ्रस्ट का सामना करने के लिए। ठीक, क्वेश्चन क्या था, बॉल बियरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूव्स वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या है। तो हमारी कुछ बॉल बियरिंग्स होती है उसमें गहरे ग्रूव्स बने रहते हैं, ठीक है, बॉल पकड़ने के लिए। तो मेन किस लिए होते हैं, एक्सियल थ्रस्ट का सामना करने के लिए, एक्सियल थ्रस्ट को संभालने के लिए। तो एक्सियल थ्रस्ट क्या होता है वो डिस्कस करते हैं पहले। ये देखिए, जब भी हमारी कोई बियरिंग मूव करती है, जैसे यहाँ पे बियरिंग लगी है, ठीक है, ये यहाँ पे शाफ्ट है। तो इससे पहले एक चीज़ आपको और क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, आमतौर पे जो आज तक हमने अपनी बियरिंग देखी है, इसके हमारे 3 या 4 मेन पार्ट्स होते हैं। जो इसका सबसे अंदर का पार्ट होता है ना, ये वाला जो हमारा फिक्स रहता है जनरली, इसको हम बोलते हैं इनर रेस, ठीक है। कई बच्चे बता नहीं पाते, इंटरव्यूज में बहुत पूछते हैं, इसको बोलते हैं इनर रेस। और जो बाहर का भाग होता है जनरली जो घूमता है, जो गोलियों के बाहर होता है, इसको हम बोलते हैं आउटर रेस, ठीक है, लिखा है देखिए आउटर रेस। और जो बीच में हमारी ये गोलियां हो गई, जिन्हें आम भाषा में गोलियां बोलते हैं, वैसे बॉल होता है, ठीक। और बॉल को आपने देखा होगा, बॉल ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही हम फिट करे रहते हैं, इसके बीच में केज होता है जो बॉल्स को अपनी पोजीशन में रखता है और इनको आपस में टकराने से बचाता है, इसको बोलते हैं बॉल केज। मतलब केज का मतलब पिंजरा। अब देखिए, अब जो हमारी बेयरिंग्स होती है इसमें 2 तरह के लोड लगते हैं, एक होता है रेडियल लोड, एक होता है एक्सियल लोड। अब जैसे शाफ्ट इसमें इस तरह से रखी हुई है बेयरिंग में, ठीक है, ये पूरा लोड ले रही है, तो एक लोड तो शाफ्ट इसको नीचे करके दबा रही है, तो ये हो गया हमारा रेडियल लोड,
ठीक। और क्या होता है, शाफ्ट आगे पीछे भी मूवमेंट करती है कई बार, ठीक है, आगे पीछे मूवमेंट करना या फिर चाहती है, तो उसके वजह से इसमें लगता है एक्सियल लोड। एक्सियल लोड क्या है, देखिए शाफ्ट के एक्सिस पे लग रहा है और रेडियल लोड इस तरह से लग रहा है। ठीक, अब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा से। तो आपसे पूछा गया था व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीप ग्रूव टाइप ऑफ बॉल ब्रेसेस प्रोवाइडेड इन द बॉल बेयरिंग। तो जो हम डीप ग्रूव प्रोवाइड कराते हैं बॉल बेयरिंग में, ये होता है एक्सियल थ्रस्ट को संभालने के लिए, अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए। अगले क्वेश्चन में कहता है वाई द डबल रो रोलर बियरिंग इज यूज। डबल रो रोलर बियरिंग का यूज क्यों किया जाता है। देखिए जैसे अभी मैंने आपको बॉल बियरिंग दिखाई थी, ऐसे एक हमारी रोलर बियरिंग होती है जिसमें हमारी इस तरह के छोटे छोटे रोलर्स लगे रहते हैं। ठीक है, बॉल्स की जगह छोटे छोटे रोलर्स लगे रहते हैं यहाँ पे। ठीक, रोलर्स आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, छोटे छोटे रोलर्स लगे होते हैं। तो कई बार क्या होते हैं, रोलर बियरिंग भी अलग अलग तरह की होती है। कुछ सिंगल रो रोलर बियरिंग, जैसे इसमें एक ही लाइन में बॉल्स लगी हैं। अगर हम बॉल्स को इस तरह से दो डबल करके लगा दे तो इसको हम डबल रो बॉल बियरिंग बोल देंगे। उसी तरह से डबल रो रोलर बियरिंग होती है। तो आपसे बोल रहा है डबल रो रोलर बियरिंग क्यों हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका अक्षीय भार लेने के, ऑप्शन बी है रेडियल लोड लेने के लिए, ऑप्शन सी है भारी अक्षीय भार लेने के लिए, ऑप्शन डी है भारी रेडियल भार लेने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो है आपका डी, भारी रेडियल भार लेने के लिए। अभी मैंने आपको रेडियल भार दिखाया था ना क्या होता है। ये देखिए ये रेडियल भार आपका जो ऊपर से लिख रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दो इसमें रोज बना देते हैं, ठीक है, सिलेंडर्स की, जिससे जो हमारा रेडियल लोड लग रहा है भारी, इसको संभाल पाए। अगर सिंगल लोड होगा, सिंगल रो होगी तो उसको संभालने में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगले क्वेश्चन में बोलता है वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बियरिंग मटेरियल शुड बी लोअर देन दैट ऑफ द शाफ्ट। क्यों बियरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए। देखिए क्या होता है, जब हमारी जो बियरिंग है, ठीक है, जो हमारी शाफ्ट है, जब इस बियरिंग में चलेगी इस तरह से, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा हीट उत्पन्न होता है। कई बार क्या होती है, ये जैसे ये तो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग का उदाहरण है। कई बार हमारी क्या होती है, फ्रिक्शनल बियरिंग होती है जिसमें इस तरह से मूवमेंट नहीं होता, जो शाफ्ट होती है हमारी रगड़ के चलती है। ठीक है, तो उस जैसे कई उसके उदाहरण होते हैं, जैसे शाफ्ट उसमें क्या है, सीधे डायरेक्ट टच होके चल रही होती है। ठीक है, उसमें हम बुश वगैरह लगाते हैं फिर, तो अब उसमें क्या होता है, कई बार हमारी हीट बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है। तो हीट उत्पन्न होने से क्या होता है, हमारी शाफ्ट कई बार फैल जाती है। तो उससे क्या होता है, शाफ्ट सीज होने लगती है। सीज मतलब शाफ्ट को चलने में दिक्कत होती है। तो इस केस में अगर हमारा बियरिंग का मटेरियल मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तो जो हीट उत्पन्न होगी उससे वो पिघल जाएगी, जिससे क्या होता है, हमारा जो शाफ्ट है वो सीज नहीं होता और वो चलता रहता है। क्योंकि हमारा मेन काम तो ये है ना, मेन मोटिव हमारा क्या है कि जो हमारी शाफ्ट है वो गोल गोल घूमती रहे। तो इसका आंसर हो गया 169 का ए, प्रिवेंट्स शाफ्ट सीजर, शाफ्ट को सीज होने से बचाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे वॉशर का नाम पूछा है। अभी जब आप सेमेस्टर 4 की वीडियोस देखेंगे तो आपको इसके 3 क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ। देखिए अगर मान लीजिए बाहर से जिधर पे इसके दांत होते हैं ना, ये वो इस वॉशर का नाम पड़ जाता है। ऐसा मान लीजिए अभी इस तरह का वॉशर होता, बाहर से इसमें दांत नहीं बने होते, इस तरह का होता, तब इसका नाम हो जाता है इंटरनल टाइप वॉशर, क्योंकि इसके दांत तब इंटरनल होते। अगर मान लीजिए ये इस तरह का होता कि दांत सिर्फ बाहर होते अंदर से प्लेन होता, तब हम इसको बोल देते एक्सटर्नल टाइप वॉशर। ये सेमेस्टर 4 में इसके 2 क्वेश्चन दिए हैं ऐसे। मगर अभी क्या है, इसमें दांत क्या है, अंदर भी हैं बाहर भी हैं, तो इसको हम बोल देंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉशर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, दांत दोनों तरफ है ना, तो इसलिए इंटरनल एक्सटर्नल टाइप हो गया। अगले क्वेश्चन में कहता है विच अलोइंग मेटल बियरिंग कैन वर्क एट हायर टेम्परेचर एंड हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी। उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बियरिंग कार्य कर सकता है। तो ये होता है कैडमियम बेस्ड, जो हमारे अलॉयज की जो बियरिंग्स होती है, ये हाई लोड और हाई टेम्परेचर पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज अ मेथड ऑफ मेटल कोटिंग। इस धातु की कोटिंग की विधि क्या है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, क्लैडिंग, शेराडाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सब कुछ बकवास है। देखिए इतना तो आप समझ ही गए होंगे इस फिगर को देख के, यहाँ पे ए लिखा है, एम्पेयर मीटर लिखा है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो रहा है। इतना समझ ही गए होंगे ना, सर्किट वगैरह लगा है, तार वगैरह लगा है। ठीक है, केमिस्ट्री में इतना थोड़ा बहुत तो आपको याद ही होगा। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी हम किस में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग दिखाई गई है इसमें सीधे सीधे। अगले क्वेश्चन में कहता है विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू द मेटल सरफेस टू रेजिस्ट कोरोजन फॉर लॉन्ग पीरियड एंड टू रिटेन हाई पॉलिश। लंबे समय तक जंग ना लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह को इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है।
तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रोमियम। क्रोमियम का हमेशा ध्यान रखना, कोरोजन रेजिस्टेंस में बहुत अच्छा होता है, जंग लगने से बहुत अच्छा बचाता है, और इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू हम लगाते हैं, ठीक है। और जो भी आप सरफेस देखेंगे ना जिसमें क्रोमियम की कोटिंग हुई होगी वो बहुत चमकदार, बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है, दिखने में काफ़ी शाइनी उसकी अपीयरेंस होती है, तो ये क्रोमियम होता है, ठीक है। तो क्रोमियम की कोटिंग करते हैं लंबे समय तक जंग से बचाने के लिए, और ये शाइनी सरफेस भी देता है। अगले क्वेश्चन में बोलता है विच मेटल प्रोटेक्ट्स कोरोजन रेजिस्टेंस एंड डज नॉट क्रैक और पील ऑफ ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन कोटिंग। कौन सा धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करता है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छीलता नहीं है। देखिए, जो जंग लगने से बचाने के कई तरीके होते हैं, हम कई सारी चीज़ों से जो हमारा मेटल है उसकी कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उनमें से एक होता है क्रोमियम। क्रोमियम की खासियत ये है कि एक तो मेटल को ये आपका कोरोजन से ही बचाएगा, जंग लगने से ही बचाएगा, और प्लस उसको क्या करता है, शाइनी सरफेस देता है। तो जहाँ पे शाइनी सरफेस की बात होगी, चमकदार सतह की बात होगी, तो आप समझ जाएंगे कि क्रोमियम की बात कर रहा है। मगर अगर कई केसेस हमारे क्या होते हैं, वहाँ पे हमको टेम्परेचर वेरिएशन झेलना पड़ता है। जैसे हमारी कढ़ाई होती है, कढ़ाई में जिंक की कोटिंग होती है, पता है आपको, वो इसलिए करते हैं, उसमें क्रोमियम की भी तो कर सकते थे, जिंक की इसलिए करते हैं क्योंकि जो जिंक की कोटिंग होती है उसमें ये खासियत होती है कि वो टेम्परेचर वेरिएशन को बहुत अच्छे झेल जाता है। ऐसे कढ़ाई अभी गैस से बाहर है तो उसका टेम्परेचर कम है, अगर अब आपने उसको चूल्हे में चढ़ा दिया तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस उससे ऊपर जा रहा है, ठीक है, या आसपास जा रहा है। तो उसमें जो जिंक की कोटिंग हमारी होती है वो उसमें दरार नहीं पड़ती और वो ख़राब नहीं होती है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ के करेगा। अगर शाइनी सरफेस पूछेगा कोरोजन रेजिस्टेंस के साथ तो आप करेंगे क्रोमियम, और अगर आपसे टेम्परेचर वेरिएशन की बात करेगा तो आप करेंगे जिंक। अगले क्वेश्चन में कहता है विच कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल इज यूज्ड इन केमिकल प्लांट एंड फूड प्रोसेसिंग। रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये जनरली कह रहा है कि जो हमारे जो फूड इंडस्ट्री बेसिकली हमारी, जैसे यहाँ पे चिप्स बनते हैं, फ्रूटी वगैरह ये सब चीज़ें बनती हैं, तो वहाँ पे कौन सा मेटल हम यूज़ करते हैं। जनरली जो पाइप्स वगैरह होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, तो ये हमारे बने होते हैं 175 का डी स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। सॉरी, अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का फोटो दिखाऊंगा और आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए, बेयरिंग्स हमारी जनरली दो तरह की होती हैं, एक होती है हमारी जनरल बेयरिंग और एक होती है थ्रस्ट बेयरिंग, ठीक है। जो जनरल बेयरिंग होती है इस तरह से यूज़ किया जाता है, जैसे हमारी शाफ्ट आ रही है, ठीक है, हमारी कोई हॉरिजॉन्टल पोजीशन में देखिए शाफ्ट है, ठीक, और इसको हमको सपोर्ट करना है तो हम जनरल बेयरिंग का यूज़ करते हैं इस तरह से। इसका आप देखेंगे जो लोड है वो एक्सिस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कई बार क्या होता है, हमारी शाफ्ट इस तरह से आई होती है ऊपर से और हम उसको इस तरह से शिफ्ट करते हैं, ठीक है, ये देखिए इस तरह से शाफ्ट आई और हमने उसको इस तरह से सपोर्ट किया हुआ है, तो ये होती है थ्रस्ट बेयरिंग, ठीक। तो आपसे पूछा है जो हमारी थ्रस्ट बेयरिंग होती है ये किस तरह का लोड ले रही है, ठीक है, आप समझ गए ना, ये बेयरिंग है और ये हमारा लोड आया हुआ है इस तरह से, तो आपको बताना है अभी किस तरह का लोड है। तो आपके लिए मैं सीधे ऑप्शन पढ़ूंगा और आप इसके आंसर आराम से कर पाएंगे। तो ऑप्शन है एक्सियल लोड, ऑप्शन बी है रेडियल लोड, ऑप्शन सी है एक्सियल थ्रस्ट लोड, और ऑप्शन डी है वर्टिकल थ्रस्ट लोड। जल्दी बताइए इसका आंसर, ठीक है। तो हमने सीधे देखा जो हमारे शाफ्ट है वो वर्टिकल पोजीशन में है, सीधे खड़ी पोजीशन में है, तो इसलिए क्या हो गया इसका आंसर वर्टिकल थ्रस्ट लोड। ऑप्शन अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ बियरिंग। बियरिंग का नाम क्या है। देखिए, कई बार क्या होता है बियरिंग्स को हमारे को स्पेस कंसिडरेशन देखनी पड़ती है, कई बार स्पेस हमारी मशीनों में उतना नहीं होता है कि हम इतनी बड़ी बड़ी बियरिंग्स लगा पाएँ, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं रोलर बियरिंग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। निडल आपने देखिए ना, ये बेसिकली आपको मैं इसका पहले आंसर बता देता हूँ। ये जो फिगर है हमारा निडल बियरिंग का है। अब निडल बियरिंग क्या होती है, कई बार हम क्या करते हैं बड़े बड़े रोलर्स का यूज़ नहीं कर सकते हर जगह, तो हम क्या करते हैं रोलर्स को बहुत पतला बना देते हैं, इस तरह से बहुत बारीक बना देते हैं, तो सुई की तरह दिखने लगता है, ठीक है। सुई, निडल को हिंदी में हम सुई कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे निडल बियरिंग रोलर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारी निडल बियरिंग का चित्र है, तो निडल बियरिंग इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है विच बेयरिंग मटेरियल इज यूज्ड इन कनेक्टिंग रॉड एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर्स और कनेक्टिंग रॉड में किस बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिशियन वाले करते हैं इसको ज़्यादातर यूज़, इसका होता है कॉपर लेड अलॉय।
ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर्स में अगर आपकी जो बियरिंग्स बनी होती है वो कॉपर और लेड के अलॉय की बनी होती हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ अ मेटल कोटेड विद अदर मेटल टू ऑब्टेन प्रोटेक्टिंग सरफेस। रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु के संचालन क्या है। ठीक, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसकी इमेज अभी हमने कुछ देर पहले देखी थी। इसमें हम क्या करते हैं, एक जैसा हमारा कोई मेटल है, जैसे लोहा है, ठीक है, मान लीजिए लोहा, आम भाषा में कह रहा हूँ लोहा है। अब आपको पता है इसमें जंग लग जाएगी, तो हम क्या करते हैं इसमें कोटिंग कर देंगे दूसरे मेटल की। जैसे क्रोमियम की अभी मैंने आपको बताई थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है, ठीक है, मेटल कोटेड टू ऑब्टेन प्रोटेक्टिंग सरफेस। अगले क्वेश्चन में कहता है विच मेटल पाउडर इज यूज्ड इन कैलोराइजिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट कोरोजन। जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम पाउडर का, ठीक है, एल्यूमिनियम पाउडर। जैसे आपने जनरली जो पेंट देखा होगा, पेंट भी आता है एल्यूमिनियम पेंट, ठीक है, तो वो भी बेसिकली सेम यही प्रोसेस होती है। या आपका जो सेमेस्टर 4 है वहाँ पे भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कैलोराइजिंग से रिलेटेड। तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल में, बड़े लेवल में होता है, उसमें टेम्परेचर वगैरह में इन्वॉल्व हो जाता है। तो कैलोराइजिंग प्रोसेस आप याद रखेंगे, एल्यूमिनियम पाउडर का यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द क्रोमाइजिंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। जो हमारी क्रोमाइजिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, उसमें हम जनरली क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम का पाउडर यूज करते हैं क्रोमाइजिंग में। तो इसका टेम्परेचर आपसे पूछा है, ये होता है 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इसको अभी याद रखें कि क्रोमाइजिंग में हम 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक उसका यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली वही मेटल के पाउडर का करके उसको हीट कर देते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है विच मेटल हैज हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शंस। इसका मतलब है कि अगर आप इनमें जो नीचे आपको मेटल्स दिए हैं वो सबसे कम कौन लीस्ट रिएक्टिव होता है केमिकल से। इसका मतलब केमिकल के साथ प्रतिक्रिया कौन सा कम सबसे कम देगा, तो वो होता है हमारा निकिल 182 का बी, ठीक है। जो निकिल मेटल होता है सबसे कम रिएक्टिव होता है। सॉरी, एक मिनट। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स। ठीक है, एक एक्स करके आपको दिखाया है पार्ट, तो ये पार्ट आपको बताना है क्या है। तो मैंने अभी आपको फोटो इसकी दिखाई थी, ये हमारी क्या है, जल्दी बता दीजिए। इसका नाम क्या है, हमारा इनर रेस। ये कई बार आपसे इंटरव्यूज वगैरह में पूछ सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से देखें। इसको बोलते हैं इनर रेस, ये हो गया आउटर रेस, ये हो गई आपकी बॉल्स, ठीक है। बॉल्स के बीच में आपको ये दिख रहा है ना इस तरह का, ये पूछा ये क्या है, तो ये आपका बॉल केज, बॉल का केज, पिंजरा जिसे जनरली हिंदी में हम कहते हैं, ठीक है। तो बॉल केज में सारी बॉल्स फंसी रहती हैं, तो बॉल केज है, ठीक है। बॉल केज, कहीं पे आपको बॉल केस भी देखने को मिलेगा, तो दोनों ही सही हैं, बॉल केज या बॉल केस। अगले क्वेश्चन में कहता है विच बेयरिंग मटेरियल इज यूज फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशन। लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कास्ट आयरन का, ठीक है। कास्ट आयरन को हम यूज़ करते हैं कम गति के एप्लीकेशंस के लिए। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। ये जनरली जो थ्रस्ट बेयरिंग है ना, इसी तरह की होती है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग भी। तो आपको बताना है इसका क्या डिसएडवांटेज है। तो ऑप्शन आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता, कैन नॉट टेक हॉरिजॉन्टल एंड थ्रस्ट, क्षैतिज एंड थ्रस्ट नहीं ले सकता, दोनों दिशाओं में लोड नहीं ले सकता। ऑप्शन डी, किसी भी ऊर्ध्वाधर थ्रस्ट भार नहीं ले सकता। तो आपको बताना है इसका, तो इसका आंसर है 185 का बी, कैन नॉट टेक हॉरिजॉन्टल एंड थ्रस्ट, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट नहीं ले पाता। जैसे देखिए ना, ये जो हमारी थ्रस्ट बेयरिंग है ये वर्टिकल लोड ही लेती है, मैंने आपको बताया था। अगर हमको हॉरिजॉन्टल लेनी होती है तो हम उसके लिए जनरल बेयरिंग्स का यूज़ करते हैं। आपकी जनरल बेयरिंग का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया कि ये आपका हॉरिजॉन्टल एंड थ्रस्ट नहीं ले सकता, केवल वर्टिकल लेता है। तो ये डिसएडवांटेज बताना था, इसका डिसएडवांटेज हो गया 185 का बी। अगले क्वेश्चन में कहता है वाई डीप ग्रूव टाइप ऑफ बॉल रेसेस प्रोवाइडेड इन द बॉल बेयरिंग। ये क्वेश्चन रिपीट है, अभी हमने करा था। विदस्टैंड एक्सल थ्रस्ट, अक्षीय थ्रस्ट को संभालने के लिए हम क्या करते हैं, बॉल बेयरिंग में डीप ग्रूव्स देते हैं। यह भी क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच बेयरिंग कैरी द लोड पैरेलल टू इट्स बेयरिंग एक्सिस। जो बेयरिंग की एक्सिस होती है उसके पैरेलल लोड लेता है। तो ये कौन सा होता है हमारा, ये होती है थ्रस्ट बेयरिंग। अभी मैंने आपको दिखाया था, जैसे ये हमारा क्या है, ये शाफ्ट है, ठीक, और ये हमारी बेयरिंग है।
तो शाफ्ट के क्या है, ये पैरेलल ले रहा है ना, इसकी एक्सिस ये है और बेयरिंग भी हमारी ऐसे लगी हुई है। तो ये पैरेलल की जब बात होगी कि पैरेलल ले रहा है, समानांतर लोड ले रहा है, तो थ्रस्ट बेयरिंग होगा। और अगर आपसे बोला जाएगा कि परपेंडिकुलर लेगा, जैसे शाफ्ट ये गई है और बेयरिंग हमारी ऐसे लगी हुई है, तो परपेंडिकुलर हो गया ना, लंबवत, तो तब हमारा आएगा जनरल बेयरिंग। तो फिलहाल हमसे अभी क्या पूछा है कि पैरेलल कौन सा लेता है, तो होता है थ्रस्ट बेयरिंग। अगले क्वेश्चन में कहता है विच बेयरिंग मटेरियल इज बेस्ट सूटेड फॉर हार्ड जनरल्स। हार्ड जनरल्स के लिए कौन सा बेयरिंग मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम इसके लिए यूज करते हैं एल्यूमिनियम अलॉयज। विच बेयरिंग मटेरियल इज बेस्ट सूटेड फॉर हार्ड जनरल्स। हार्ड जनरल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं एल्यूमिनियम अलॉय का। अगले क्वेश्चन में कहता है विच बेयरिंग मटेरियल्स हैज लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हाई मटेरियल कॉस्ट। किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम। देखिए हिंदी में जो उन्होंने कन्वर्जन किया ना, बहुत ज़्यादा कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। फिर से इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। विच बेयरिंग मटेरियल हैज़ लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हाई मटेरियल कॉस्ट। निम्न में जो आपको सामग्री दिए गए ना, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आपको इसमें बताना है कि इन मटेरियल में सबसे कम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसका है और सबसे ज़्यादा मटेरियल कॉस्ट भी किसकी है। तो ये हमारा 189 का बी, टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन कोटिंग आपने सुना भी होगा गाड़ियों में। तो इसका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सबसे कम होता है, मगर इसकी जो कॉस्ट होती है सबसे ज़्यादा होती है टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन कोटिंग आपने अपनी स्कूटी बाइक्स वगैरह में सुनी भी होगी, कराते हैं। ठीक है, पॉलीमर होता है कि। अगले क्वेश्चन में कहता है विच टाइप ऑफ बेयरिंग यूज्ड फॉर टेकिंग हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड। उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार की बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है रोलर बेयरिंग, टेपर्ड रोलर बेयरिंग, सेल्फ अलाइन रोलर बेयरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट रोलर बेयरिंग। तो हमारी टेपर्ड रोलिंग बेयरिंग होती है। ठीक है, टेपर्ड रोलिंग बेयरिंग होती है, इसको याद रखिएगा। ये आपकी हाई एक्सल थ्रस्ट लोड लेने में सक्षम होती है, उसी के लिए डिज़ाइन की जाती है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 190 तक। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम अपनी आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।